हेलो क्लास 12th बच्चों, हम लोग समाजशास्त्र में अपना पहला लेसन चल रहा था हम लोगों का, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत में वर्ग। भारत में वर्ग में फिर उसके बाद हमारा टॉपिक था, जहां हमने अपने टॉपिक को बंद किया था, ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण भारत में ग्रामीण समुदाय वर्ग संरचना। तो इसमें ग्रामीण वर्ग संरचना में हम लोगों ने कुछ विद्वानों के विचारों के ऊपर पढ़ा था, और उसी में ग्रामीण भारत की वर्ग संरचना का जिन विद्वानों ने अध्ययन किया था, उसमें A.R. देसाई, आंद्रे बितेई, K.L. शर्मा तथा P.C. जोशी, इनके नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। और इन्हीं लोगों ने ग्रामीण वर्ग संरचना को 5 भागों में बांटा था। तो उसके जो 5 भाग थे, पहला था भूमि के बड़े स्वामी, दूसरा था छोटी भूमि पर काम करने वाले कृषकों का वर्ग, और तीसरा था अपनी भूमि के अतिरिक्त बटाई पर खेती करने वाले किसानों का वर्ग, और चौथा था केवल किराए की भूमि पर खेती करने वाले किसान, और 5वां था भूमिहीन मजदूरों का वर्ग। तो ये 5 पॉइंट जो थे, कल हम लोगों ने इनको पढ़ा था, और आज जो है इन 5 पॉइंटों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो पहला पॉइंट जो हमारा था, भूमि के बड़े स्वामी। तो भूमि के बड़े स्वामी से मतलब ये है कि गाँवों में सबसे प्रभावशाली वर्ग उन किसानों का होता था जो बड़ी बड़ी भूमियों के मालिक होते थे। और इस वर्ग के कृषक जो हैं, अपनी भूमि पर स्वयं खेती नहीं करते थे। जिनके पास भूमि नहीं होती थी, उन मज़दूरों को जो है खेती करने के लिए देते थे या उनसे खेती करवाते थे। तो इसमें स्थानीय राजनीतिक जो है, इस पर इसका प्रभाव जो है वह अच्छा दिखाई देने लगा। तो उसके बाद जो विकास कार्यक्रमों से मिलने वाला लाभ था, वो इसी वर्ग को दिया गया। तो ये तो हो गया भूमि के बड़े स्वामी। और दूसरा है छोटे भूस्वामी। तो छोटे भूस्वामी का मतलब है कि इसमें इस तरह के किसान वर्ग आते हैं जिनके पास 2 एकड़ से 5 एकड़ तक कृषि भूमि होती है, और वह जो है प्रति एकड़ कृषि भूमि से जो प्राप्त होने वाली वार्षिक आय, एक उसका मिनिमम डाटा निकाल लेंगे कि 30 से 40 हज़ार रुपये तक की हो सकती है। तो आवश्यकताओं को पूरा कर ले, उसमें आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन ग्रामीण संरचना को प्रभावित करने में उसका कोई विशेष योगदान नहीं होता। तो इस वर्ग के जो ग्रामीण अपनी कृषि भूमि पर खेती कर पूरा काम क्या करते हैं, वह स्वयं करवाते हैं, जो छोटे भूस्वामी लोग होते हैं। और अब तीसरा है आपका भूमि के साथ बटाई पर खेती करने वाले कृषक। तो भूमि के साथ बटाई करने वाले जो कृषक होते हैं, वह
गांव में ये देखा जाता है कि जिनके पास कुछ ज़मीन होती है तो उस ज़मीन से जो आय प्राप्त करके वह अपने परिवार का भरण पोषण जो है वो भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। तो जब भरण पोषण नहीं कर पाते हैं तो ऐसे वर्ग के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, बड़े कृषकों से, जिनके जो बड़े भूस्वामी होते हैं, बड़े कृषकों से कुछ भूमि बटाई या किराए पर लेकर अपनी जीविका चलाते हैं। तो इसको कहा जाता है भूमि के साथ बटाई पर खेती करना। जैसे जो लोग अधिया पे दे देते हैं, तिहाई पे दे देते हैं, वो इस तरह से है। और चौथा है पूर्णतया बटाई पर खेती करने वाले कृषक। तो ये जो कृषक हैं ये एकदम ये भूमिहीन वर्ग है। भूमिहीन श्रमिक किसी दूसरे की भूमि पर दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं और इस वर्ग के जो किसान होते हैं वह बड़े कृषकों की भूमि का कुछ हिस्सा एक निश्चित किराए पर लेकर स्वयं खेती करते हैं और खेती होने वाली हानि या लाभ के जिम्मेदार वह किसान स्वयं होता है जो बड़े कृषकों से उस भूमि को लेता है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है इसका, भूमिहीन मजदूरों का वर्ग। तो भूमिहीन मजदूरों के वर्ग जो हैं जिनके पास खेती की अपनी कोई भूमि नहीं होती है और ये बड़े किसानों की भूमि पर मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो पहले क्या था कि इस वर्ग के काफ़ी ग्रामीण जो होते थे वो ऋण के बोझ से दब जाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पढ़े लिखे भी नहीं हुआ करते थे। तो वह बंधुआ मजदूर के रूप में उनके यहाँ काम किया करते थे। तो ये थे भूमिहीन मजदूर वर्ग। तो ये पांचों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे कि जो भारतीय समाज की ग्रामीण वर्ग संरचना है उसमें धीरे धीरे आज क्या हुआ है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब जो है कानून के द्वारा बंधुआ मजदूरी समाप्त हो जाने लगी है और जो बड़े कृषक भूमिहीन श्रमिकों का शोषण नहीं कर पा रहे हैं कि वो शोषण कर पाएँ। क्यों? क्योंकि यातायात की सुविधाएं बढ़ने से किराए पर खेती करने वाले और भूमिहीन कृषक अपनी जीविका के यापन के लिए नगरों में उद्योगों में जाकर के काम करने लगते हैं। और जो छोटे और निर्धन किसान हैं वह भी इसी तरह से जागरूकता उनके अंदर भी बढ़ रही है और वो भी अपने जो महाजन होते थे, भूमि के मालिक होते थे, उनसे विरोध करने लगे हैं। तो इन सब के परिणामों से कृषक आंदोलन जो है वह होने लगे हैं। तो आंद्रे बेतेई ने कहा है कि अनेक परिवर्तन होने के बाद भी गांवों की वर्ग संरचना आज की भांति जाति व्यवस्था को भेदभाव से प्रभावित है। सरकार जो है वह अपने प्रयत्नों के बाद भी नीची जातियों में के किसानों को विकास योजनाओं का अधिक लाभ नहीं दे पा रही है। तो इसी वर्ग के जो सबसे अधिक ग्रामीणों ने जो है वो नगरों की ओर प्रवास करना शुरू कर दिया था। तो ये थी हमारी ग्रामीण वर्ग संरचना। और उसके बाद अब हम देखेंगे नगरीय वर्ग संरचना। ग्रामीण वर्ग संरचना के बाद अब दूसरा आता है नगरीय वर्ग संरचना। तो नगरीय वर्ग संरचना क्या है
यह जैसे प्राचीन काल से नगरों में भी 3 प्रमुख वर्ग पाए जाते थे। जैसे इससे पहले आप लोगों को बताया था उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग या निम्न वर्ग। लेकिन स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग की ताकत जो थी वह धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि जो गांवों से बड़ी संख्या से लोग नगर में आकर बसने लगे हैं, तो यहाँ भी एक ऐसा वर्ग विकसित होने लगा जिसकी कुछ विशेषताएं सामने आने लगी थी। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वो भारतीय समाज में नगरीय वर्गों की प्रकृति को उन्होंने 4 वर्गों में भागों में विभाजित किया। तो 4 भाग कौन से थे? पहला तो बताया उच्च वर्ग, दूसरा संपन्न मध्यम वर्ग, और तीसरा साधारण मध्यम वर्ग, और चौथा निम्न वर्ग। वैसे मुख्य 3 ही हैं, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और 3 वर्ग, लेकिन एक इसमें और बना दिया इन्होंने, साधारण मध्य वर्ग। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि उच्च वर्ग। उच्च वर्ग जो है ये क्या है? उच्च वर्ग का संबंध जो है उन लोगों से है जिनको आय, संपत्ति तथा राजनीतिक शक्ति उनकी काफ़ी अधिक होती है। और इस वर्ग की विशेषता है कि कीमती वस्तुओं का उपयोग करना और अपनी सामाजिक और आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करना। जब ये आर्थिक और वैज्ञानिक विकास करते हैं और उससे अधिक लाभ इनको मिलता है, तो इनकी व्यावहारिक रूप से इनका वर्ग जो है वह 3 वर्गों में विभाजित हो जाता है। तो उच्च वर्ग में कौन से 3 वर्ग हो गए? पूंजीपति वर्ग, और दूसरा राजनीतिक अभिजन वर्ग, और तीसरा प्रशासनिक अधिकारी वर्ग। ये हो गए। तो उच्च वर्ग में जो सबसे प्रमुख है वो है पूंजीपति वर्ग। तो पूंजीपति जो हैं वे बड़े बड़े कारखाने, उद्योगों और कंपनियों के मालिक होते हैं, जिनकी आर्थिक एकाधिकार और विलासी जीवन इनकी मुख्य विशेषता होती है। पूंजीपतियों की संख्या जो है वो बहुत अधिक नहीं है। इनकी व्यवस्था का संचालन बहुत कुछ इन्हीं के हाथों में ही रहता है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल जो हैं उनकी संख्या बढ़ी, और राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े नेताओं की आर्थिक और राजनीतिक ताकत जब बढ़ने लगी, तो इस वर्ग के व्यवहार भी पूंजीपति वर्ग की तरह होते गए। तो राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने बहुत पैसा जो है वह कहा जाता है कि पानी की तरह पैसे को बहाना, तो ये जो है राजनीतिक लोगों ने किया। अपनी राजनीतिक शक्ति के कारण इस वर्ग को राजनीतिक अभिजन वर्ग कहा जाने लगा। और अब तीसरा है इसमें प्रशासनिक वर्ग। तो प्रशासनिक वर्ग में वे लोग आते हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के संचालन में लगे हुए हैं। समाज में जैसे जैसे नैतिक मूल्यों में कमी आई, तो भ्रष्टाचार जो है क्या हुआ? बढ़ने लगा।
अधिकार प्रशासनिक अधिकारी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक होने लगे और उनका जीवन भी पूंजीपति वर्ग और राजनीतिक अभिजन वर्ग की तरह विलासितापूर्ण बनता गया। तो ये जो 3 बताए थे ये हम लोगों ने नगरीय वर्ग संरचना में जो पहला उच्च वर्ग था, तो उच्च वर्ग में ये 3 तरह के वर्ग थे, पूंजीपति, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी वर्ग। और अब इसमें दूसरा है हमारा उच्च वर्ग के बाद था संपन्न मध्यम वर्ग। तो संपन्न मध्यम वर्ग जो है यह भारत के नगरों में जिसकी आय उनकी उपभोग की ज़रूरतों से काफ़ी अधिक होती है। तो इस वर्ग में अधिकांशतः डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, वित्तीय सलाहकार, बड़े व्यापारी, नामी लेखकों और साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, खिलाड़ियों, कलाकारों, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस वर्ग के अधिकांश लोगों का रहन सहन जो है वह और उनके व्यवहार के तरीके, ढंग, इनमें समानता जो है वह काफ़ी मिलती है। और इस वर्ग के लोग परंपराओं से अधिक विश्वास नहीं रखते। उच्च शिक्षा के कारण इनके जीवन में तर्क का महत्व अधिक होता है। पश्चिमी संस्कृति को यह अपना आदर्श मानते हैं और इस वर्ग के लोगों की आय का एक बड़ा हिस्सा आराम की वस्तुओं, घर की सजावटों, मनोरंजन और विभिन्न प्रकार के खर्चों में इनका व्यय होता है। और ये शारीरिक श्रम के प्रति यह वर्ग उदासीन होता है। सभी तरह के परिवर्तन का स्वागत करना इनके जीवन का ढंग होता है। तो इस वर्ग को नव मध्यम वर्ग भी कहा जा सकता है। तो ये था सामान्य मध्यम वर्ग। अब है हमारा साधारण मध्यम वर्ग। तो साधारण मध्यम वर्ग जो है इस वर्ग में लोगों की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति ये काफ़ी सामान्य होती है। अधिकांश लोग कड़ी मेहनत के बाद केवल उतने ही आर्थिक साधन प्राप्त करते हैं जिनसे उनकी सामान्य ज़रूरतें पूरी हो सकें। इसमें आपके आ जाएंगे दुकानदार, कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोग, खुदरा व्यापारी, शिक्षा और प्रबंध से जुड़े हुए व्यक्ति, ये सब इसी वर्ग में आएंगे। तो नगरों की जनसंख्या बढ़ने के साथ इस वर्ग के लोगों का प्रतिशत भी बढ़ने लगा। तो ये जो साधारण मध्यम वर्ग के लोगों का अपनी प्रथाओं और परंपराओं में अधिक विश्वास होता है। तो इस वर्ग के अधिकांश लोग जो हैं नगर के घनी आबादी वाले जगहों पर रहते हैं और इसी वर्ग में स्त्रियों द्वारा कार्यालयों, स्कूलों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नौकरी करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। और बच्चों की शिक्षा और सामाजिकरण के प्रति यह वर्ग जागरूक रहता है क्योंकि ये अपना लेवल उच्च वर्ग वालों लोगों के बराबर बनाना चाहता है। और अब चौथा हमारा आया निम्न वर्ग। निम्न वर्ग का मतलब है कि यह वर्ग सबसे निचले हिस्से पर स्थित है। यह वर्ग मुख्य रूप से देखा जाए तो औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की उपज है।
इसे हम मुख्य रूप से 4 उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो वो 4 उपवर्ग कौन से हैं? श्रमिक वर्ग, घरेलू सेवा वर्ग और दैनिक जीवन। और उसके बाद चौथा है गली मोहल्लों में घूमकर वस्तुएं बेचने वाले। तो इसमें पहला श्रमिक वर्ग, दूसरा घरेलू सेवा वर्ग, तीसरा दैनिक जीवन और चौथा जो था गली मोहल्ले में घूमकर बेचने वाले। जैसे ये ठेले वाले होते हैं या कुछ लोग वैसे ही माल बेचते हैं, ये लोग आए। तो श्रमिक वर्ग भी 2 भागों में विभाजित है। संगठित उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक और असंगठित रूप से काम करने वाले जो अपनी जीविकाओं को चलाते हैं। और जो घरेलू सेवा वर्ग का है उनमें पुरुष और स्त्रियां बच्चों से है, जो नगरों से मध्यम वर्ग की तरह सेवाएं दे करके अपनी जीविकाओं को, जैसे छोटे छोटे उपकरण हैं, मूर्तियां हैं, इन सब को बना करके वह अपने काम को चलाते हैं, घर घर जा कर के बेचते हैं उसको। जैसे मोहल्लों में घूमकर बेचने वालों में आप देखेंगे जो सब्जी के ठेले हैं, फल के ठेले हैं, कुछ खाद्य सामग्रियां हैं, कांच के बर्तन हैं, इन सब चीज़ों को लाते हैं और उसको अपना जो है किसी भी तरह से घूम घूम करके बेचते हैं। तो इसमें ये देखा गया कि नगरों में जो सभी जातियों और वर्गों के लोगों का व्यावसायिक शिक्षा पाने की सुविधा जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसमें भारत में अब एक ऐसी वर्ग की व्यवस्था विकसित होने लगी है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार बड़ी से बड़ी परिस्थिति प्राप्त कर सकता है। तो ये तो हम पढ़ रहे थे वर्ग, और अब वर्ग के बाद हमारा अगला टॉपिक है, मेन टॉपिक, समुदाय। समुदाय क्या है? तो समुदाय जो है यह किसी भी समाज की संरचना को, समझने के लिए समुदाय का प्रयोग किया जाता है। समुदाय जो है यह व्यक्तियों का वह बड़ा समूह है जिसके सदस्य कुछ ऐसे संबंधों से बंधे होते हैं जिससे उनकी एक अलग पहचान विकसित होती है। और समुदाय की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है। तो व्यक्तियों के एक बड़े समूह किसी निश्चित भूभाग पर रहकर उसी के अंदर अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, तो वहाँ एक बड़े समुदाय उसे कहा जाएगा। तो समुदाय को भी कुछ विद्वानों ने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से विद्वान हैं। तो पहले हैं हमारे मैकाइवर तथा पेज। इन्होंने कहा है समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। और दूसरे जो हैं किंग्सले डेविस, इन्होंने कहा है, इन्हीं की मैकाइवर और पेज की तरह इन्होंने भी अपनी परिभाषा में कहा है, समुदाय एक ऐसा बड़ा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं।
तो इन्होंने समुदाय से संबंधित कुछ आधार और इसके तत्व भी होते हैं। तो आधार तो इसमें यह है कि व्यक्तियों के जिस बड़े समूह के संबंधों में पारस्परिक घनिष्ठता, भावनात्मक एकता, कुछ नैतिक नियमों के प्रति लगाव और सामाजिक एकरूपता पाई जाती है, उसी को हम समुदाय कहते हैं। और कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, आत्मनिर्भरता, लोगों के बीच समानता की चेतना, समान जीवन शैली तथा अपनेपन पर आधारित संबंधों की स्थापना समुदाय के विशेष आधार हैं। तो कुछ छोटे समुदाय होते हैं और कुछ बड़े समुदाय होते हैं। तो आज जो है तो आज संसार में भारत जैसे उन देशों की संख्या बहुत अधिक है जिनका निर्माण एक दूसरे से भिन्न विशेषताओं वाले अनेक समुदायों से हुआ है। तो इन समुदायों से संबंधित लोगों को धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक परंपराएं, भाषाएं और क्षेत्रीय विशेषताएं अलग अलग होती हैं और ये एक दूसरे से भिन्न बहुत दूर दूर तक क्षेत्रों में फैले हुए होते हैं। फिर उसके बाद प्रत्येक समुदाय को जब अपनी पहचान के प्रति कोई अपमान या अन्याय दिखाई देता है तो वह अपने आप को आहत महसूस करने लगते हैं। तो इससे किसी समुदाय को एक सामान्य क्षेत्र जीवन शैली का उतना महत्व नहीं रहता जितना उस भावना जिसे एक सामुदायिकता की भावना कहा जाता है। तो सामुदायिकता की भावना जो है वह भावना है जो हम की अभिव्यक्ति है, हम की अभिव्यक्ति के रूप में मिलती है। एक समुदाय के सदस्यों में यह भावना होती है कि हम सब एक हैं तथा समुदाय की सफलता या असफलता से जुड़े हुए सभी दूसरे व्यक्तियों की सफलता असफलता है। तो सामुदायिकता की भावना लोगों को आपस में घनिष्ठता संबंध स्थापित करने के लिए उनके प्रति समानता की चेतना को विकसित करने का प्रोत्साहन देती है। और जैसे ये देखा जाएगा कि नगर में अपने गांव के व्यक्ति अगर मिल जाते हैं तो उनसे अपनापन महसूस होने लगता है। तो इस तरह जो है समुदाय जो है पूरे भारत के संदर्भ में हम अपनी सामुदायिकता की पहचान को प्रदर्शित करते हैं। सामुदायिकता की भावना जो है वह किसी समुदाय की संस्कृति, धार्मिक विश्वास, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, व्यवहार के नियम, जीवन शैली तथा संबंधों की प्रकृति है। वे मनुष्य मुख्य आधार हैं जिनमें किसी समुदाय की एक अलग सामुदायिक पहचान विकसित होती है।
अब देखेंगे समुदाय का वर्गीकरण। जो समुदाय के किसी भी समुदाय को एक पूर्ण समुदाय नहीं कहा जा सकता। किसी भी समुदाय को पूर्ण समुदाय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें समुदाय के सभी विशेषताओं का होना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। तो स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक परिस्थिति के अनुसार समुदाय की सीमा बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी यदि हम सामुदायिकता की भावना, समुदाय के सदस्यों के बीच संबंधों की घनिष्ठता, समुदाय के प्रति लगाव सामान्य जीवन जीने का आधार मानकर चलें, तो एक ही देश के अंदर विभिन्न समुदायों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद खोले ही नहीं हो। तो ये हम लोगों ने देखा ग्रामीण समुदाय। पहला ग्रामीण समुदाय है। ग्रामीण समुदाय भारतीय समाज की संरचना में ग्रामीण समुदाय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह समुदाय जिसमें अधिकांश लोग कृषि के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। जो व्यक्ति दस्तकारी, तरह तरह के शिल्प या मामूली व्यापार के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं, उनका जीवन किसी न किसी रूप में खेती पर से जुड़ा रहता है। तो इस समुदाय के लोगों की सामान्य आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं। उनके रहन सहन जो हैं, उनका स्तर भी सरल एवं सादा होता है। ग्रामीण समुदाय का सामाजिक संगठन बहुत परंपरागत प्रकृति का होता है तथा अधिकांश लोग के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं। इस समुदाय में स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। और कम होने के कारण किसी तरह के परिवर्तन जो है वो नहीं पाया जाता है। धार्मिक नियम, प्रथाएं और नैतिकता के प्रमुख आधार हैं इनमें, जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण किया जाता है। और प्राकृतिक पर्यावरण जो है, ग्रामीण समुदाय का जीवन मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होता है। व्यवसायों का रूप परंपरागत होने के कारण यहाँ प्रतिस्पर्धा का लगभग अभाव मिलता है। समाज की संरचना कुछ सांस्कृतिक नियमों पर होती है। परिवार और नातेदारी व्यक्ति का सामाजिकरण करने के मुख्य आधार होते हैं। और इसके बाद ग्रामीण समुदाय नगर की सीमा से लगे होते हैं, तो उनमें नगरीय विशेषताओं का भी समावेश हो जाता है। फिर नगरीय समुदाय है। नगरीय समुदाय जो है वह कम से कम 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं तथा सरकार द्वारा नगर पंचायतों के द्वारा संबंधित शासन किया जाता है। नगरीय समुदाय कस्बे से लेकर विराट नगर तक के रूप में होते हैं। तो इस दशा में नगर की अपनी एक अलग सामुदायिक पहचान होने के बाद भी इनके निवासियों के संबंध औपचारिक और हित प्रधान होते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलने लगता है। नगरीय समुदाय में तरह तरह के बहुत से व्यवसाय होने के कारण
श्रम विभाजन और विशेषीकरण लोगों के जीवन में अधिकार से अधिक सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं। यह ऐसा समुदाय है जो प्रत्येक आर्थिक वर्गों को विभाजित होता है तथा सभी वर्गों की परिस्थिति एक दूसरे की तुलना में बहुत ऊंची या नीची देखने को मिलती है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक बड़ी संख्या के लोग स्थान परिवर्तन करते हैं। एक दूसरे से भिन्न विशेषताओं वाले समूह को संस्कृति मिश्रण और परिवर्तन होने से संस्कृति में एकरूपता का अभाव होता है। तो इन विशेषताओं के बाद भी प्रत्येक नगरीय समुदाय की अपनी एक अलग सामुदायिक पहचान होती है। इसी पहचान के आधार पर नगरीय समुदाय के लोग अपने आप को ग्रामीण समुदाय तथा दूसरे समुदायों से भिन्न समझते हैं। और अब है जनजातीय समुदाय। जनजातीय समुदाय भारतीय समाज की संरचना में जनजातीय समुदाय का भी योगदान है। यह समुदाय जो सभ्यता की चकाचौंध से दूर किसी दुर्गम पर्वतीय या जंगली क्षेत्र में निवास करता है, जिसकी सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताएं ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों से अलग होती हैं। इसी कारण इसे आदिवासी अथवा आदिम समुदाय भी कहा जाता है। भारत में आज विभिन्न जनजातियों की संख्या 800 से अधिक है, जिसमें 541 जनजातीय अनुसूचित जातियों के रूप में हैं और कुछ जो हैं वो 10.42 करोड़ से अधिक हैं। भील, संस्थाल तथा गोंड ऐसी जनजातियां हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50-50 लाख से भी अधिक है, जबकि कुछ जनजातियों की जनसंख्या 1000 से भी कम है। इसके बाद प्रत्येक जनजाति की अपनी एक अलग संस्कृति है। उनकी परिवार व्यवस्था, विवाह संबंधी प्रथाएं, धार्मिक विश्वासों, नातेदारी के नियमों और व्यवहारों के तरीकों के रूप में देखने को मिलती। प्रत्येक जनजाति एक आत्मनिर्भर समुदाय होता है। पारिवारिक संबंधों के निर्धारण से लेकर नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंड दिया जाता है। और दंड का काम जो है जनजाति के वयोवृद्ध लोग ही करते हैं। एक जनजाति के सभी लोग सामुदायिकता की भावना बहुत अधिक होती है तथा अपनी संस्कृति के आधार पर ही अपनी एक अलग संस्कृति की पहचान विकसित करते हैं। और जनजातीय समुदाय में सामान्य जीवन और समरूपता की विशेषता बहुत अधिक देखने को मिलती है। एक जनजाति के लोगों में ऊंच नीच का कोई विभेद नहीं होता। उनके रहन सहन और व्यवहार के ढंग से बहुत समानता होती है। बाहरी समुदायों से संपर्क भी जनजातीय समुदायों में उससे भी कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से जनजातीय समुदाय आज की एक समरूप समुदाय है। समुदायों की प्रकृति और राष्ट्रीय जीवन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है और इस दृष्टिकोण से वर्तमान दशाओं में ग्रामीण नगरीय समुदाय जनजातीय समुदायों का विभाजन केवल क्षेत्रीय या परिस्थिति आधार से संबंधित है। हमारे देश में परिस्थिति संबंधी आधार के अतिरिक्त भाषा, धर्म, संस्कृति और समुदायों के आधार पर भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो अपनी एक अलग सामुदायिक पहचान बनाने का प्रयत्न करते हैं और विभिन्न दशाओं में हम इसको देखते हैं।
भारतीय समाज क्या है, इसमें आप लोगों ने भारतीय समाज का परिचय पढ़ा था, उपनिवेशवाद पढ़ा, राष्ट्रवाद पढ़ा, भारत में वर्ग पढ़ा और समुदाय पढ़ा। ये इतना हम लोगों ने पढ़ा और ये हमारा फर्स्ट लेसन बच्चों आज समाप्त हो गया। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ, फिर अगले टर्न पर क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दूंगी। धन्यवाद।